हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये एक नई वीडियो है, मतलब नई वीडियो तो नहीं है, मतलब मैंने 3 पार्ट में एक चैप्टर आपको पढ़ाया था जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। तो वो मैंने 3 पार्ट में आपको पढ़ाया था। तो कैसे हैं आप सब। तो उसको जो 3 वीडियो थी वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो थी, मैंने उसको एक वीडियो में यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। पूरी वीडियो जो है वो आपका मिनिमम 1 घंटे में उसको आप इजीली देख सकते हो। 1 घंटा 20 मिनट में पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। पूरा फुल चैप्टर जो है वो आपको इस पूरी वीडियो में आप पूरा पढ़ लोगे। हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं या फिर डिफेंस का टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। पूरी वीडियो है, फुल वीडियो है। एक बार जब शुरू करोगे तो पूरा देखना। बेसिक चीजें भी बताई हैं, उसके अलावा मैंने इसमें ट्रिक्स भी बताई हैं, और मेनली ये फोकस्ड है कि एलिमिनेशन मेथड की जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो उन 4 ऑप्शन को देख के आपको सही उत्तर लगाना है। तो वो हम देखेंगे कि जब आपके पास 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन को करना कैसे है। उसके लिए मैंने कुछ गोल्डन रूल्स बताए हैं इसमें, राइट, जिनकी मदद से इसको देख के आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप जाके प्लेलिस्ट देखना। प्लेलिस्ट में मैंने एक फाउंडेशन करके, एक फाउंडेशन नाम से इंग्लिश ग्रामर करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें सारे चैप्टर्स आपको एक के बाद एक मिलने वाले हैं। उसमें मैंने कुछ 6 से 7 वीडियो उसमें डाल भी दिए, तो आप उसमें जाकर वहां पे देखना। फुल वीडियो है उसमें, बहुत सारे चैप्टर्स, एक बार जाकर आप देखना। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूरा पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको बताऊंगा अभी अगली स्लाइड में कि जो ये पूरी वीडियो होने वाली है इसमें क्या आपको अगर पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसके ये होता क्या है क्या नहीं। वो बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने बताई हैं। चलो उसको ओके, यहाँ आप देखो, मतलब ये जो पूरी वीडियो होने वाली है उसमें मैं क्या सिखाने वाला हूँ। देखो, उसमें ये है कि जैसे एक्टिव पैसिव है, हमें वो जल्दी कैसे करना है। तो देखो, या तो हमें ग्रामर के रूल्स बताऊं, वैसे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि अब जब आपके पास ऑप्शन नहीं भी होते हैं तो भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे इसको इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देखोगे 1 2 3 करके 8 आपको रूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्वेश्चन जब देखोगे, क्वेश्चन में करना कैसे हो, जैसे कि आपको उस क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में आपको हैज हैव दिया है, मतलब जब नंबर 3 पे आप देखोगे यहाँ पर आप इसको देखिए। जस्ट वेट, हाँ। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हैज और हैव आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, तो आपको क्या 4 ऑप्शन में हैज हैव के साथ में बीन देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो उसमें वाज वर्ब देखना है। ये कैसे काम करेगा, मतलब आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें वर्ब पहचाननी है। पूरा जो खेल है वो हमारा वर्ब का है। मतलब जो हमारी जैसे वाज हैज हैव है, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म दी है, फर्स्ट फॉर्म दी है, वो पूरा मैंने टेबल बनाई है। उस टेबल को देख के आप, जैसे क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में वर्ब को देखो, और 4 ऑप्शन में जो आपको दे उन सब में भी वर्ब होगी। तो आपको जो जिसके सामने जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। वो पूरा सिखाया है मैंने, बस इसमें बता रहा हूँ आपको कि 4 ऑप्शन कैसे काम करें। आपको सर ये रूल्स आपने कहाँ से बना दिए, तो देखो टोटल मिला के जो हमारे 12 टेंसेज होते हैं, मतलब होते तो 3 है, फिर 4 4 पार्ट मिला के टोटल हमारे हो गए 12। तो उन 12 में से 8 का हमारा पैसिव बनता है, 8 का ही हमारा पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता है। ठीक है, तो जो 8 का पैसिव बनता है उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे प्रिपेयर करी है। तो आप अगली वीडियो में, मतलब जो अगला पार्ट है हमारा अगली साइड में, आप इस भी देखोगे इसको कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले बेसिक चीजें बताई हैं कि भाई ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो उसको पूरा देखना शुरुआत से लेके अंत तक, और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। पूरा जो हमारा जो वीडियो होने वाली है वो इसी टेबल पे होने वाली है। एक्स्ट्रा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कई सारे टाइप्स भी सीखेंगे, और लेवल 3 लेवल में इसको मैं आपको लेके चलूंगा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने आपको देखो अभी ये बताया था कि हम उस टेबल की मदद से करेंगे। तो वो टेबल भी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको भाई ये पता हो कि भाई एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब जैसे कि हम एक दो सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें दिया है द शेफ कुक्ड द मील। तो शेफ क्या है, सब्जेक्ट है, कुक्ड है वर्ब है, द मील क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो जो टेबल है वो किस पर काम कर रही है, जो पूरी की पूरी जो टेबल है वो हमारी वर्ब पे काम कर रही है। मतलब जो वो टेबल है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो कैसे काम करेंगे, तो आपको देखो जो टेबल, जैसे 8 गोल्डन रूल्स है, मैंने आपको बताया कि 12 में से 8 का हमारा पैसिव बनता है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं वो तीनों में से किसी का नहीं बनता है। ठीक है, और एक बचा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सा होता है। अब देखो यहाँ पर वो टेबल काम कैसे करेगी। जैसे यहाँ पर
कुक्ड लिखा है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उस टेबल में मैंने बताया है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जब आपको मिलेगी, तो आपको 4 ऑप्शन में वाज और वर ढूंढना है जिस भी ऑप्शन में होगा, राइट। तो उससे आप एलिमिनेशन कर पाओगे कि 4 ऑप्शन में जिसमें भी वाज या वर नहीं दे रखा है आपको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। किसी में हैज होगा, किसी में इज होगा, इस तरीके से वो टेबल काम करेगी। अब जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है, शी राइट्स अ लेटर, देखो ऊपर वाले में सेकंड फॉर्म है, नीचे वाले में यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म दी है, तो उसमें टेबल में फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने बताया है कि फर्स्ट फॉर्म जब होगी तो उसमें इज आर एम का इस्तेमाल होगा। आप देखोगे भी जब 4 ऑप्शन नहीं है तो आंसर हमारा देखो इसमें इज आर एम का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो टेबल है वो ऐसे काम करेगी। लेकिन सबसे पहले भाई ये भी समझ लो कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब बेसिक चीजें क्या है, डायरेक्टली आप उस पर पहुंच जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो सबसे पहले ये है कि एक्टिव है कि पैसिव है। पैसिव में आपको बाय मिलेगा, ये बाय एक प्रपोजिशन होता है। 80 से 85% जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बाय से समझ में आ जाएगा कि बाय दे रखा है, तो इसका मतलब ये पैसिव आपको दे रखा है, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज आर एम हो गया, वाज वर हो गया, इनके साथ में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती। हैज हैव के साथ में तो आती है, लेकिन देखिए इज के साथ नहीं आता है, वाज के साथ नहीं आती है। तो आप इससे भी पहचान सकते हो कि अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म दी है तो ये पैसिव है, क्योंकि हमेशा जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये चीज भी सीख लो कि भाई हम क्वेश्चन को पहचानना तो हमें आ जाए। जैसे कि इसमें देखो एक्टिव का मतलब होता है जो काम किसी ने किया है, जैसे कि द शेफ कुक द मील, कि भाई जो शेफ है उसने खाना बनाया, ठीक है। तो उसमें जो काम करने वाला होता है, एक्टिव वॉइस में जो काम को करने वाला होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि जो काम उसने किया है उसको प्रेफरेंस दी गई है। जैसे कि इसमें सेकंड में देखो, द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, तो उसने काम क्या किया, मील उसने खाना बनाया है, तो उसको सबसे पहले लिखा, उसको प्रेफरेंस दी, उसने काम क्या किया। तो सेकंड वाले में शी राइट्स अ लेटर, उसने पत्र लिखा, तो उसने लिखा क्या, लेटर। तो पैसिव में क्या होता है, जो काम किया होता है उस पर उसको प्रेफरेंस देके उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। अब जो 4 ऑप्शन वाला मेथड है मैंने आपको बताया कैसे काम करेगा। भाई जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उससे क्वेश्चन को पहचानना आप सीखोगे। लेकिन ये चीज भी आपको पता चली कि भाई एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने दिया कि उसमें इसको 4 तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है, टेंस में चेंज करते हैं। जो जो टेबल है वो यहाँ पर इस पर काम कर रही है, चेंज इन टेंस। टेंस चेंज नहीं होता लेकिन उसकी फॉर्मेशन को बदल के बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो टेबल काम करेगी। बस मैं इन 4 जैसे कि जो 4 तरीके स्टेप होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो नंबर सेकंड से मैंने वो ट्रिक आपको बताई है, राइट। चलो ओके। सेकंड, हमेशा पैसिव वॉइस में V3 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन में किसी में वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं है और आपको पैसिव बनाना, तो मतलब उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे। लास्ट में बाय दिया होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई बाय के अलावा भी कुछ और प्रेपोजिशंस इस्तेमाल कर लेते हैं पैसिव, जैसे एट का इस्तेमाल करते हैं, विद का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बस डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे कि उसमें शेफ है, उसमें सेकंड में शी है, परफॉर्म्स द एक्शन, उसको बस हम कह सकते हैं प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। ओके और पैसिव में क्या होता है, इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन, जो उसने काम को किया है, जो भी काम जैसे मील है, लेटर है, तो उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। आई होप समझ में आया होगा कि भाई बेसिक फंडा क्या है। हम 4 स्टेप में एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लो, चेंज इन टेंस, तीसरा V3 और लास्ट में बाय का इस्तेमाल करेंगे। ये 4 स्टेप, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चेंज इन टेंस, वो टेबल सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। तो फाइनली वो टेबल हम पढ़ते हैं कि भाई वो टेबल क्या है, जो टेबल मैं आपको बता रहा था। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि जैसे 12 में से 8 की हमारे टेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि अब जैसे कि क्वेश्चन आपके पास में, अब उस भी अगर देखिए कोई क्वेश्चन हमें दिया है, एक्टिव दिया है, तो उसमें आपको आपको वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है, फिर मेन वर्ब देखनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब में आपको हैड दे रखा है, तो आपको 4 ऑप्शन में वो ढूंढना है जिसमें हेड के साथ में बीन लगा होगा। आपका कोई सर आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो सेंटेंस दिया होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब तो होगी ना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मेन वर्ब होगी। तो कुछ भी अगर हेल्पिंग वर्ब मिलती है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
ओके अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है या फिर आपको डिड दे रखा है, तो आप 4 ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन ढूंढो जिसमें आपको वाज या फिर वर दे रखा होगा। अब आप सोचोगे कि सर उसमें 2-3 में भी तो वाज वर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो जिसमें नहीं होगा फिर सबसे पहले उसको फिर एलिमिनेट कर दो। तो मैं आपको ये ट्रिक जो है उसको अभी मतलब कैसे इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन यदि दिए दिया है तो हमें 3 में भी वाज मिल सकता है, तो उसके बाद में क्या करें। तो उसके बाद फिर वो अभी मैंने बताया ना कि जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं 4 स्टेप में होता है, V3 देखो, बाय का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, तो वो भी फिर हमें मदद करता है। ठीक है, अब देखो बड़ा ही आसान है इस टेबल को याद करना कि जैसे आप देखो जिस भी हेल्पिंग वर्ब में आपको एच मिलता है, मतलब जैसे कि जो एच से स्टार्ट होता है, जैसे कि हैज हो गया या हैव हो गया या फिर हैड हो गया या फिर विल शैल के साथ हैव दे रखा है, तो उन सभी में आपको बीन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि विल शैल हैव दे रखा है तो बीन करना है, हैज हैव दे रखा है तो बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में बस लेफ्ट देखना है और फिर राइट का चूज करके इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। पहले इसको याद कर लो, एक बार इसको टेबल को याद कर लोगे, याद करने का तरीका ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, विल शैल अगर दे रखा होगा तो विल शैल के साथ में बी का इस्तेमाल करना है। तो कॉपी पे 1-2 बार लिख के देख लो, क्योंकि हम जितने भी अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सब इसी पर बेस होने वाले हैं। आपको सिर्फ टेबल याद नहीं, वैसे मैंने ये जो टेबल है क्वेश्चन के साथ में भी उसको लगाया है ताकि आप उसको समझ पाओ कि ये टेबल कैसे काम करेगी। ठीक है, 8 है ये हमारे, तो इजीली समझ पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको इज आर एम दिया है, तो आपको 4 ऑप्शन में इज आर एम के साथ वो वाला ऑप्शन देखना जिसमें आपको बीइंग दिया होगा। क्योंकि सर इसमें इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं, क्या लगाएं हम उसमें, तो वो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई अगर आपको जो ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट बना रहे हो वो सिंगुलर है प्लूरल है, इतना तो आप जानते होंगे ना कि भाई आई के साथ एम लगता है। ठीक है, और अगर उसमें प्लूरल दे रखा है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे आप देख पाओगे। अब आप कहोगे सर देखो इसमें 2 सिचुएशन आ सकती हैं, या तो वो एक्टिव से पैसिव बनवाएगा, तो आपको ये वाली टेबल देखनी है ऐसे लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब उसमें क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो कि इज आर एम के साथ बीइंग दिया है, तो आप इसमें सेकंड वाले को देखोगे भाई ये तो आपको पैसिव दे रखा है, तो फिर आपको 4 ऑप्शन में इज आर एम देखना है। अब आप कहोगे सर ये बड़े पजल से होते जा रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चन हमें करके दिखा दो, तो अगली स्लाइड में हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं और टेबल साथ में होगी, तो आप इसको ध्यान से समझते रहना। और हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, लेवल 1 ही है, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है, चलो ओके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। भाई ये ऑप्शन मेथड कैसे काम करेगा, वैसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि भाई ये एक्टिव होता है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, और इस टेबल मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिखी भी हुई है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बेसिक चीजें तो आपको पता हो कि भाई एक्टिव क्या है पैसिव क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पर समझो, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, तो देखो इसमें बाय नहीं है, बाय हमें ऑप्शंस में दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा एक्टिव वॉइस हमें दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में हमें बदलना है। वैसे तो क्वेश्चन में वो लिख के देगा कि भाई ये एक्टिव दिया है इसको पैसिव करो, अगर नहीं दे रखा है तो अब इसको आइडेंटिफाई करना हमें आना होता है। ठीक है, जैसे समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, जैसे मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे कि भाई सब्जेक्ट को पहचानो, ऑब्जेक्ट को पहचानो, तो समवन इसमें सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, माई सूटकेस इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसको हम आपस में बदल भी देते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो मतलब माई सूटकेस से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, समवन से तो शुरू नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको तो मैं कट कर दूंगा। चलो, ये तो बेसिक जो रूल थे उससे हमें एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम चलते हैं अपने गोल्डन रूल्स की तरफ। जैसे इसमें हमें हैज दे रखा है, हैज दिया है। अब देखो अगर हम बात करें तो रूल नंबर 3 पे चलेंगे इसमें, तो इसमें हैज दे रखा है, इसका मतलब हमें बीन का इस्तेमाल करना है हैज हैव के साथ में। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हैज लगेगा कि हैव लगेगा। जैसे माई सूटकेस दे रखा है तो ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाले में तो हैज बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें हम इसको कट कर देंगे, बचे हमारे पास अब 2 ऑप्शन। अब इसको भी जरा देखते हैं, माई सूटकेस दोनों में दे रखा है, हैज का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हैज दे रखा है। हैज बीन स्टोलन बाय समवन, ये हमारा डी नंबर का बिल्कुल ठीक है, ये समवन एकदम से नहीं आएगा। और इसमें बाय भी नहीं दे रखा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा डी इसमें राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ताकि और समझ में आ जाए।
एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे। आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करो। जैसे इसमें दिया है इज दे रखा है, टेबल पे जाओ, हमें क्या दे रखा है, इज आरएम दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब हमें बीइंग हमें ढूंढना है ऑप्शंस में। तो अब देखो बीइंग हमें इसमें दिया है, सेकंड वाले में बीइंग नहीं है, इसे कट कर देंगे। थर्ड वाले में बीइंग नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो नंबर डी और नंबर ए। इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट इसमें हो गए। इस टेबल की मदद से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें टेबल को देखनी है। उसके बाद इन दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि दोनों में बीइंग दे रखा है। अब देखो इसमें आर दे रखा है, इसमें इज दे रखा है, दोनों में बीइंग है। तो अब हम थोड़ा जो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड सारथ कुमार। इसका ये पूरा का पूरा राधिका से लेके कुमार तक ये इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब पूरा। तो देखो इसमें राधिका एंड सारथ, सेकंड डी वाले में खाली राधिका लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राधिका एंड सारथ कुमार। तो ये प्लूरल है, तो इसमें आर का इस्तेमाल होगा, आर बीइंग इंटरव्यूड बाय अनु। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन करते हैं, इस टेबल को और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे होता है। ये लेवल 1 है हमारा। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन को करना शुरू कर दोगे कि भाई क्वेश्चन को करना कैसे होता है इस टेबल की मदद से। ठीक है, सिर्फ बेसिक सी जानकारी अगर हमें हो कि भाई एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, कितने का पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसमें। आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब देखो इसमें देखो हैड बीन दे रखा है। जब इसमें हैड बीन दिया है, मैंने आपसे कहा था कि हर बार आपको बाय नहीं देगा, कि पहचानने के लिए कि इजीली समझ पाओगे भाई ये पैसिव दे रखा। अब देखो हैड के साथ बीन जो होता है वो इस वाले में है, यहाँ पर है या इसमें है। आप देखोगे आपको सर हैड बीन यहाँ दे रखा है, एक्टिव में तो कभी भी हैड बीन आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा पैसिव दे रखा है, ये हमें पैसिव वॉइस दे रखा है, इसे हमें एक्टिव बनाना है। इसका मतलब रूल फिर ये रिवर्स में रूल आपको देखने पड़ेंगे कि आपको ऑप्शन में अब खाली हैड देखना है, ओनली हैड। आप देखो क्या इसमें ए वाले में हैड है, आप कहोगे सर नहीं है, इसको कट कर देंगे। इसमें हैड है, नहीं है, इसको कट कर देंगे। थर्ड वाले में नहीं है, खाली इसमें हमें हैड दिया और एक ही ऑप्शन बचा, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं, सिर्फ टेबल देखी, टेबल की मदद से। लेकिन ये टेबल भी तभी मदद करेगी जब आपको बेसिक चीज़ें पता हों कि भाई एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, तभी तो आप समझ पाओगे। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, और ये भी चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको हम इंटरचेंज करते हैं और हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हैं। बाय कभी कभी नहीं देता है। ठीक है, उसके बारे में हम लेवल 2 में बात करेंगे कि बाय कब यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, यहां पर समझो एक क्वेश्चन दे रखा है, हम नंबर 4 को तो अभी करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा, मैंने ये सीडीएस का जो एग्जाम अभी हुआ था राइट, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। और हम क्या देखते हैं, हम ये सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम इस टेबल की मदद से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। जैसे इसमें दिया है चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, तो इसमें तो हमें थोड़ी सी सरलता दे रखी है कि हमें ये बता रखा है कि ये हमारा पैसिव है, तो हमें इसे एक्टिव बनाना है। मतलब ये तो हमें दे रखा है, कोई बात नहीं, नहीं भी देता हम पहचान लेते हैं क्योंकि इसमें बाय दे रखा है, इसका मतलब ये पैसिव है। अब इस देखो इसमें इस बीइंग दे रखा है, तो ये टेबल हमें कैसे मदद करेगी। आप इस टेबल में जाओ, आप देखो इस बीइंग कहाँ पर है, कहोगे सर यहाँ पर नंबर 2 में इस बीइंग है। इसका मतलब हमें एक्टिव बनाने के लिए खाली इज आरएम ढूंढना है 4 ऑप्शन के अंदर। इज आरएम, आप देखो क्या पहले वाले में हमारा इज आरएम दिया है, नहीं दिया, इसको हम कट कर देंगे। सेकंड वाले में क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है, इसको हम देखेंगे अभी। थर्ड वाले में नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हमें सारे रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। देखो इसमें देखो यहाँ पर हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल, तो ये जो अप्रोफेशनल है ये तो हमारा, इसको सबसे पहले इंटरचेंज भी तो करते हैं ना, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अप्रोफेशनल ये सिंगुलर है, इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कटिंग हिज हेयर, कटिंग हिज हेयर। तो अगर हम बात करें कि हमेशा हम तो हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्या इसमें थर्ड फॉर्म है, नहीं है। लेकिन एक चीज समझो, इसमें यहां पर थर्ड फॉर्म हम किस में इस्तेमाल करते हैं,
थर्ड फॉर्म हम पैसिव में इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म का, लेकिन ये हमारा क्या है, हमें इसमें एक्टिव है, तो एक्टिव में तो हम लगा सकते हैं बिल्कुल, तो यही हमारा राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बिल्कुल इजीली, टेबल की मदद से क्वेश्चन हमने आसानी से कर दिया। ए और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि हमें पता है कि इज आरएम के साथ बीइंग दिया है तो पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव में इज आरएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सारी चीज हमने देख ली है। ठीक है, चलो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। अब यहां पर समझो ये हमें एक प्रेपोजिशन पहले से दे रखी है, पहले से हमें दे रखी है, तो वही हम तो सीधा समझेंगे भैया इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो हम इस रूल पर चलेंगे, नंबर 4 पर चलेंगे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और ये वॉज वर्ब हमें सभी में दे रखा है, लेकिन बीइंग जो है वो नहीं इस्तेमाल करना है। बी और सी तो कट कर देंगे, क्योंकि हम बीइंग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्वेश्चन में वॉज वर्ब दिया हो, तो नंबर 5 रूल जब ही बनेगा कि भाई सबसे पहले वॉज वर्ब दिया, उसका मतलब मैंने बी और सी तो उसमें से कट कर दिया। अब बचा हमारे पास ए और डी ऑप्शन, इसको कैसे करेंगे? द बेगर दे रखा है इसमें भी, और वॉज दे रखा है, दोनों में सही है। लाफ्ड बाय द बॉय, लाफ्ड एट बाय द बॉय, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी पूरा सेम है। अब देखो इसमें ध्यान दो, जब कभी भी आपको किसी वर्ब के साथ में पहले से ही फिक्स प्रेपोजिशन दे रखी होगी तो उसको तो इस्तेमाल करना ही है। इसमें पहले से आपको लाफ्ड एट दे रखा है तो वो तो इस्तेमाल करना ही है, उसको तो हटाना नहीं है, वो तो यहाँ पर दे रखा है। और बाय तो हम अपनी तरफ से इस्तेमाल करते ही हैं हमेशा पैसिव वॉइस बनाने में, तो उसका डी इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर है। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो आप कहोगे सर क्या एक सेंटेंस के अंदर दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये हमारा लेवल 1 है, क्वेश्चन करना, टेबल को सीखना, 8 गोल्डन रूल्स की मदद से क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ये सब हम धीरे धीरे सीख पा रहे हैं। जैसे मैंने एक कोड भी आपको बताया कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, स्टार्ट तो करो। क्या होगा, धीरे धीरे चीजें हम सीखेंगे, लेवल 2 में और अच्छी चीजें हम सीखेंगे। भाई डबल ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, ठीक है, कब कब हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया है रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। देखो मैंने यहां से टेबल हटा दी, अब क्या टेबल को साथ साथ लेके चलोगे, टेबल को याद कर लो, अब तभी तो होगा। और ये ऐसे रूल्स है ना, आप क्वेश्चन को जल्दी से कर दोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं, अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसमें दिया है इज दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा भाई ये हमारा एक्टिव है कि पैसिव है? आप कहोगे सर हमारा ये एक्टिव दे रखा है। क्यों? एक तो इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, दूसरा इसमें बाय नहीं दे रखा है, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसमें परफॉर्मिंग लिखा है, इसका मतलब ये एक्टिव है। तो जब हमें इसमें इज आर एम दे रखा है, इज आर एम दे रखा है, इसका मतलब हम इसमें बीइंग का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। चाहो तो आप एक कॉपी पे रूल्स को नोट डाउन कर लो, इसको साथ जब तक आपको याद नहीं होते तब तक उस रूल्स को साथ साथ लेते हुए चलो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस देखते हैं। देखो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से कर देंगे इसको। हमें पता है कि इज दे रखा है तो भाई वाज का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, तो ये तो मैं कट कर दूंगा, डी भी मैं कट कर दूंगा। यहाँ से बचे मेरे पास ए और सी। अब थोड़ा सा देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट दोनों में दे रखा है। ठीक है, अब भाई इसमें यहाँ पर इसके साथ में बीइंग नहीं है, जब मुझे पता है कि बीइंग का इस्तेमाल करना है मुझे, यहाँ पर हमें बीइंग दे रखा है ये, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर दे रखा है। एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म बाय रतन, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, या प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कम समय होता है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे करके क्वेश्चन को आगे निकल सकते हैं, वो बिल्कुल हमारा सही होगा। अब आप कहोगे सर क्या इस रूल की मदद से क्वेश्चन को किया जा सकता है? आप क्या करो, आपके पास कोई भी बुक हो, एक लिस्ट निकालो क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करके देखो। आप इस सिर्फ एक छोटी सी वीडियो की मदद से ही क्वेश्चन में 60 to 70% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम लेवल 2 में करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन को 2 तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, और फिर इंपरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, उसको भी करना होता है। सीता लर्न्स हर लेसन्स
डेली। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो पहला ही रूल लग जाएगा। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो हम इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं। उस पैसिव वॉइस में हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इज आर एम हमें किस में दे रखा है, पहले में तो नहीं दे रखा है, सेकंड में भी नहीं दिया है, तो किस में दे रखा है भाई, सी और डी में हमें इज आर एम दे रखा है। तो देखो हर लेसन्स हैं, तो लेसन्स तो हमारा प्लूरल होता है, तो जब प्लूरल होगा तो इज का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, फिर किसका इस्तेमाल होगा, इसमें आर का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है ना भाई इज कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे, एब कब लगाएंगे। तो हर लेसन्स तो देखा इज तो नहीं होगा, तो हर लेसन्स आर लर्न डेली बाय सीता, तो इसमें डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। समझने की जरूरत है क्योंकि जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वो थोड़ा सा अच्छे सेंटेंस है, आप इसको अच्छी कैटेगरी में करोगे। जैसे लेवल 1 से अब आप लेवल 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी मैं उसका पार्ट सेकंड भी लेकर आऊंगा, लेकिन उसमें ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। जैसे हु से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो ध्यान रखो, जब भी कभी क्वेश्चन हु से स्टार्ट होगा तो बाय वूम से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। बाय वूम शुरुआत में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। बाकी सारे रूल सेम है। जैसे इसमें ये गेव दे रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वो तो करना ही है, लेकिन इसको ध्यान रखो हु दे रखा है तो बाय वूम का इस्तेमाल करेंगे। मैं ऑप्शंस आपको दिखा देता हूं। आपको पता है देखो किसको कट करना है हमें, जब हमें पता है कि भाई क्वेश्चन हु दे रखा है तो बाय वूम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। बी और डी में से हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बाय वूम इसमें भी दिया है, इसमें भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो यू दिया है, ठीक है। अब जैसे कि आप मुझे बताओगे यहाँ पर कि इसमें से हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बाय वूम मैंने बता दिया। तो आप मुझे बताओ कि यू के साथ में वॉज आएगा या उसमें वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे दोगे, ठीक है, कि भाई बी आंसर इसका है या फिर इसका डी राइट आंसर है। जैसे इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें हु हैड लाफ्ड एट यू, तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हो। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, और इसका भी आंसर मुझे बताओगे आप। मैंने बता दिया बाय वूम से शुरुआत करेंगे, तो भाई इसमें बी तो कट हो जाएगा, बी इसमें यहाँ पर कट हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास ए, सी और डी, तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। टेबल की मदद से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, हु दे रखा है तो इसमें बाय वूम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर देखो इसमें बात समझ में आ रही है। जैसे इसको बात करें यहाँ पर हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, तो देखो इसमें सेकंड फॉर्म दी है, तो देखो इसमें अगर सेकंड फॉर्म दी है तो इसमें वाज वर्ग का इस्तेमाल करेंगे तो सी तो आएगा नहीं, ए भी नहीं होगा, इसमें आंसर हमारा बी और डी में से हो जाएगा। बाय वूम तो दोनों में दे रखा है, तो वर द कर्टेन्स यहाँ पे दे रखा है। अब इस देखो इसमें टोर दे रखा है, जो सेकंड फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि V3 का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने में। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, अब देखो ये सेंटेंस विद कॉम्प्लेक्स वर्ब्स, 2 ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर, अब हम लेवल 2 की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको मैं पार्ट सेकंड में आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ बता देता हूं कि सेंटेंसेस कैसे आप डील करने वाले हो आगे। जैसे यहां पर समझो, इसमें दिया है दे टॉट अस इंग्लिश। जैसे मैंने बताया कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तभी उसका पैसिव बनाया जा सकता है, तो ये बताया था। दूसरा बताया था कि 12 में से 8 का ही पैसिव बनाया जा सकता है, वो भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। 3 मैंने आपको बता दिए थे, एक आपसे पूछा था कि भाई कौन सा टेंस है। अब अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, दे टॉट अस इंग्लिश, तो इसमें अस एक ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और इंग्लिश दिया है तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो किसी सेंटेंस के अंदर जितने ऑब्जेक्ट होंगे उसके आंसर उतने ही होंगे, मतलब इसके 2 सेंटेंस बनेंगे। पहली बात तो समझ लो, इसको हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि सम वर्ब्स नोन एज डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पे ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा इस्तेमाल करते हैं।
इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें तो ट्रांजिटिव वर्ब ही चाहिए ना, मतलब ऑब्जेक्ट होगा जरूर, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसको हम ड्राई ट्रांजिटिव बोलते हैं। ड्राई मतलब होता है दो। टेक्स टू ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसके लिए आपको पार्ट सेकंड देखना पड़ेगा। इसके लिए पार्ट सेकंड में आपसे मिलेंगे, राइट। और आप वहां पर आपको ये कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस को, और इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे करते हैं, लेवल 2 की तरफ आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको चलो ओके, आई थिंक यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। कुछ बेसिक, मतलब ये बेसिक सा लेसन था, एक क्लास थी बेसिक सी, जिसमें हमने रूल्स बताए कि भाई वो जो 8 गोल्डन रूल्स है उसको पढ़ लो और बेसिक चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद लेवल 2 में वो भी हमारा 30 to 40 मिनट्स की क्लास होगी, उसमें भी हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे ताकि आप सारे सवाल जितने भी एग्जाम में दिए हों उसको हम कर पाएँ, राइट। और मुझे ये भी बताना है कि आपको ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको ये जो रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन मेथड आपको कैसा लगा है, और जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उसको एक बार देख लो और एक बार सीखो और अच्छे से सीखो। ठीक है, तो जो जो मैंने आपसे पूछा है उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी वीडियो लगी है। सेकंड पार्ट में मिलेंगे, राइट। तो सेकंड पार्ट तभी देखना जब आप इसका पहला पार्ट ये पूरा अच्छे से समझ पाओगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो फिर भी हम इसको करते हैं आज। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये एक हमें क्वेश्चन दिया है और इसमें टेबल नहीं है। अगर आपने टेबल को, मैं भी बताऊंगा कि कौन सी टेबल की मदद से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो देखो, इसको हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको करके देखो। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से ट्राई करूँ तो ये क्वेश्चन लिखा है, रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि क्वेश्चन हमारा एक्टिव है या पैसिव है, ये क्वेश्चन हमारा एक्टिव है या पैसिव है। तो सबसे पहले तो अगर हम जाने कि क्वेश्चन में सबसे पहले पहचानो कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। जैसे इसमें यहाँ पे हमें इज लिखा है। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर आपको वो दे भी, जैसे कि एक एग्जाम का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें देखो कहा गया है चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। इसका मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा पैसिव वॉइस हमें दिया हुआ है। लेकिन किसी किसी एग्जाम में क्या होता है कि नहीं लिखा होता है कि भाई एक्टिव है पैसिव। सबसे पहले पहचानो अपने आप। अगर हम देखो इसके 4 ऑप्शन पे नजर डालें तो 4 ऑप्शन में सब में बाय दे रखा है। तो बाय हमेशा पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, बाय हमेशा पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हमारा एक्टिव वॉइस हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन को जब भी करो तो क्वेश्चन को हमेशा जो ये वर्ब हमें दे रखा है, जो हेल्पिंग वर्ब दी है या फिर जो मेन वर्ब दी है, इसकी मदद से क्वेश्चन को करना होता है जल्दी। कैसे? जैसे मैंने आपको पिछली क्लास अगर आपने देखी है पार्ट 1 की क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको इज, आर, एम आपको दिया हो या फिर आपको क्वेश्चन में वाज, वर दे रखा हो, इन पांचों में से कुछ भी दिया हो, जो बी वर्ब दिए, तो उसमें हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल आपने नहीं याद की है, अगर आपको नहीं पता है, पहला पार्ट नहीं देखा है, तो अभी मैं आपको वो टेबल भी दिखाऊंगा, 8 गोल्डन रूल्स। तो देखो, जब भी क्वेश्चन में हमें इज आर एम दिया होता है तो हम इज आर एम का इस्तेमाल तो करते ही हैं। मतलब हम वाज में नहीं बदलेंगे, वो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो यहाँ पर बी और डी को मैं यहाँ से कट कर दूंगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि अगर इज होगा तो इज ही हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन पैसिव वॉइस में बीइंग का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जब हमने इसमें से 2 ऑप्शन हमने से इसमें से कट कर दिए, बी और डी मैंने कट कर दिया यहाँ से। तो अगर हम देखें, यहाँ पर हमें इज दिया है और यहाँ पर हमें इज दिया है, तो क्या पहले वाले ऑप्शन में हमें क्या बीइंग दे रखा था? नहीं दे रखा है। तो बचा क्या हमारे पास? केवल और केवल हमारे पास सी ऑप्शन बचा, और यही हमारा राइट आंसर है। इसमें हमें इज दिया है और हमें बीइंग दिया है, तो केवल हमने इज की मदद से क्वेश्चन को कर दिया। अगर आप कहो सर अगर हमें दोनों में बीइंग दिया होता, तो देखो फिर हमें यह भी पता होता है कि क्वेश्चन को
ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम आपस में बदलते भी हैं, हमेशा तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो भी देखना होता है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है नीचे, इसमें जैसे हमें दे रखा है हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल, तो ये हमें पैसिव दिया, एक्टिव बनाना है। तो अगर हम देखें तो इसमें रिवर्स रूल लगेगा। रिवर्स कैसे लगेगा कि जब हमें इसमें बीइंग दे रखा है, जैसे कि इज आरएम का इस्तेमाल दिया, जैसे इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, हिज हेयर इज बीइंग कट बाय प्रोफेशनल, मतलब ये हमें पैसिव दिया, एक्टिव बनाना है। देखो इसमें इस बीइंग का इस्तेमाल किया गया, मतलब इज बीइंग, ये इज और बीइंग के साथ ये कॉम्बिनेशन है। तो बीइंग हम हमेशा कब किस में इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हमें एक्टिव में इज आरएम दिया होगा। तो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे करूंगा, तो यहाँ पर जो विल दिया है, विल तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर हमें इज बीइंग है। तो इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की गई होगी वो हमेशा इज आरएम इस्तेमाल होगी। तो इसमें से मैं यहाँ से विल बी को यहाँ से कट कर दूंगा, तो मैं यहाँ से ए और सी मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, मेरे पास बी और डी बचे। अब देखो नो चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये देखो बदला हुआ है, इसलिए इसका एक्टिव करोगे इसको। तो देखो इसमें हिज हेयर दिया है और अ प्रोफेशनल दिया है, तो इसको आपस में बदल देते हैं। तो इज अ प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। अब आप कहोगे सर वो टेबल हमें बता दो, चलो वो टेबल भी एक बार देख लेते हैं कि कौन सी टेबल हमें याद करनी है। देखो ये वो टेबल है जो आपको याद करनी है, जिसकी मदद से क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो। इसको एक बार देखो, कॉपी में नोट कर लो, बार बार इसको समझो, मैं इसको आपको बताऊंगा अभी। आप देखो बिल्कुल आप इसको अच्छे से समझोगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर 8 गोल्ड, इसको आप कहोगे 8 गोल्डन रूल्स। ये कैसे मैंने बनाए, जो 12 हमारे टेंस होते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो 12 टेंस होते हैं, जैसे कि 3 हमारे मेन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके हमारे जो 4 पार्ट होते हैं, टोटल मिला के 12 होते हैं। 12 में से 8 का ही पैसिव बनाया जा सकता है, 8 का ही पैसिव बनाया जा सकता है। 3 तो हमारे होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 3 तो हमारे ये हो गए। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, तो 4 हमारे इसमें से कट जाते हैं, तो 8 हमारे बचे। तो आप सिंपल जब भी क्वेश्चन को करो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन को करोगे। जैसे आप क्वेश्चन में देखो कि वाज वर्ब दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, हैड दिया है या हैज दिया है, तो आप इनका यूज करोगे कैसे। जैसे हैज हैव अगर हमें दे रखा है तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इज आरएम दे रखा था, तो हम इसी के साथ में बीइंग का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आप ये 8 याद कर लो और क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको बेसिक चीजें समझनी है तो पार्ट 1 ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देखोगे ऊपर आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने अच्छे से बताया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे देखते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो कैसे, एक तरफ हाथ रख लो कि भाई एक्टिव और पैसिव। अगर एक्टिव में हमें हेड दिया है, जैसे 6 नंबर पे हमें हेड दे रखा है, तो हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। चलो इस टेबल को एक बार क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं। और इस आज की वीडियो में मैं आपको, एक तो हम वो सीखेंगे कि जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन को के 2 आंसर होते हैं, ठीक है। और हम सीखेंगे जब क्वेश्चन में हमें हु से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं एक बार दिखा भी देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक बार जल्दी से कर भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली। तो हम देखेंगे, मैंने बताया था कि क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब की मदद से करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो तो ये हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम इसमें देखें 8 रूल में हम देखें तो पहला ही रूल यहाँ पे लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे पैसिव बनाने में। तो कुछ सब में देखो बाय दे रखा है, इसका मतलब ये पैसिव है, हमें एक्टिव दे रखा है, ये हमें एक्टिव वॉइस दे रखा है। क्योंकि पैसिव में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी हमें पता चल रहा है, राइट। चलो क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो जब हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब हमें इज आर एम का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पे वाज दे रखा है, यहाँ पे वर्ब दिया है, तो इसको तो यहाँ से हम
कट कर देंगे तो ए और बी तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड की क्वेश्चन को टेबल की मदद से देखो और हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी नंबर दिया है, अब आप मुझे देखकर बताओ, देखो इज आर एम का इस्तेमाल तो हमें करना है, यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे आर दिया है। अब यहाँ पर देखो दोनों में, अब ये दोनों में देखो इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन को जब एक्टिव होता है तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सीता लर्न्स हर लेसन्स, ये हमें ऑब्जेक्ट दिया, ये डेली कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं, तो उसका मतलब क्वेश्चन हमारा बनेगा हर लेसन्स से। तो हर लेसन्स हमें दोनों में दे रखा, हर लेसन्स हर लेसन्स, तो हर लेसन्स तो प्लूरल हो गया ना। तो अगर प्लूरल होगा तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसमें इज आएगा। इसका मतलब हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है। हर लेसन्स आर लर्न्ड डेली बाय सीता, तो उसका डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हु वाले क्वेश्चंस को करते हैं, और हु वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होते हैं। क्वेश्चन को देखो, ये टेबल तो आपको मदद करेगी इन क्वेश्चंस को करने में। जैसे यहाँ पर देखो जिसमें क्या दिया है, हु गेव यू द मनी। चलो कोई बात नहीं, हमें हु दे रखा है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखो, इन क्वेश्चन को समझ लो। जब भी क्वेश्चन में हु दिया होगा, जब भी क्वेश्चन में आपको हु दे रखा होगा, तो हमेशा क्वेश्चन बाय वुम से बनेगा, इनसे। ये देखो बाय तो हम इस्तेमाल करते ही है ना पैसिव वॉइस में, तो उसको सबसे पहले इस्तेमाल कर लो, बाय वूम। इसका मतलब ये सी और ए तो उसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बाय आपको सबसे आखिरी में मिलेगा, तो वो मैं बता दूंगा। कुछ 5 से 7% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सब में बाय वूम का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका मतलब ए और सी तो इसमें से एलिमिनेट हो गए। सबसे पहला काम यही करना है, जब क्वेश्चन हमेशा हु से स्टार्ट होगा तो बाय वूम से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। इसका मतलब बी और डी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब टेबल की मदद लेते हैं, टेबल की मदद हम इसमें लेते हैं। देखो अब आप ध्यान से समझो, इसमें हमें क्या दिया है, गेव दे रखा है। अब मुझे बताओ, गेव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है? आप कहोगे सर गेव तो सेकंड फॉर्म होती है। तो जब ये सेकंड फॉर्म है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखकर बताओ। तो पहला तो नहीं लगेगा, ये नंबर 4 जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। इसका मतलब पैसिव बनाने में हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, अगर हम कहें कि सर इसमें तो देखो, इसमें भी वाज दिया है, इसमें वर्ब दिया है, तो ये टेबल तो काम नहीं कर रही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान से समझो, आप देखकर बताओ। जैसे यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पे लिखा है यू, तो यू सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? यू के साथ में वॉज इस्तेमाल करते हैं या फिर वर का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि यू के साथ में वॉज इस्तेमाल नहीं करते, यू के साथ में वर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। बाय वूम वर यू गिवन द मनी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा एक दो और एग्जाम्पल करा दो जिसकी मदद से क्वेश्चन को और अच्छे से कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं आगे। ये टेबल है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये टेबल अच्छे से याद कर लो, इसकी मदद से क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है। हर एक टाइप जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं उसको धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ कि भाई जैसे कि हु वाले क्वेश्चंस तो कैसे करते हैं। और अब हम ये भी सीखेंगे कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना और कॉमेंट में मुझे बताना कि ये टेबल आपको मदद कर रही है या फिर नहीं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं इसके 4 ऑप्शन आपको अभी ना दूं, ठीक है, तो हम फिर भी क्वेश्चन को कैसे करना शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर देखें, हमें हु दे रखा है, हु हैड लाफ्ड एट यू। तो देखो हु दिया है, इसका मतलब कि बाय वुम से इसकी क्वेश्चन की शुरुआत होगी। ठीक है, हैड दे रखा है तो कौन सा रूल लगेगा, हैड दिया है तो हमें नंबर 6 नंबर पे जाएंगे। हैड दे रखा है तो हम पैसिव बनाने में हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें देखो 2 हिंट मिल गए, एक तो बाय वूम ढूंढेंगे और हैड के साथ बीन ढूंढेंगे। तो चलो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, ये हमारे 4 ऑप्शन है, तो आप इसको अच्छे से देखो, यहाँ पर अच्छे से देखो। जैसे कि बाय वूम इसमें दिया है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसको बी तो मैं यहाँ से कट कर दूंगा, बी यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा, मतलब 3 मेरे आंसर हो सकते हैं। अब आप देखकर मतलब क्वेश्चन में हैड दे रखा है तो क्या वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास मैंने डी को भी कट कर दिया।
अब मेरे पास बचे क्या, ए और सी मेरे पास बचे। मैं इसमें से भी एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, जैसे बाय वूम यू हैड बीन लाफ्ड एट। तो ध्यान से समझो, जब भी क्वेश्चन हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, तो जब क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। ये हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हैड उससे पहले लिखा जाएगा। इसका मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। बाय वूम हैड यू बीन लाफ्ड एट। और ध्यान रखो बाय तो उसमें दे रखा है, और लाफ्ड के साथ में हमेशा एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल हमेशा होती है, तो ये तो हमेशा ही इस्तेमाल होगी। तो एक क्वेश्चन में दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो सकती है। कभी कभी जो कुछ वर्ब होती है अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लेके चलती हैं। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर हमने क्या सीखा। एक तो टेबल, कि भाई टेबल कैसे हमें मदद करती है, आपको देखना है टेबल। दूसरा हमने यहाँ पर सीखा कि जो हु जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है तो क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसको ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, सबसे पहले तो देखें कि हमें क्वेश्चन में हु दे रखा है। जब क्वेश्चन में हमें हु दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन में बाय वूम से बनेगा। तो आपको कोई सर सब में ही बाय वूम दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा इससे हमारा कोई भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ। आप देखो कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी है, वर्ब से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो कौन सा रूल लगेगा, नंबर 4 रूल लगेगा, वॉज वर इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हमारा ए आंसर हो सकता है, नहीं, तो ए हमने एलिमिनेट कर दिया। हमने सी इसमें से एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसमें इज आर एम का इस्तेमाल किया गया है। अब हमारे पास बचा बी और डी। तो अब आप आसानी से क्वेश्चन आपके मन में आ गया होगा कि सर हमारा क्या राइट आंसर है। तो वाई बुम देखो दोनों में दे रखा है, यहाँ पे वर दिया, यहाँ पे भी वर दे रखा है, टेंस दिया, ये भी दिया है। अब देखो आप इसको ध्यान से देखो, बी आंसर या फिर डी आंसर। अगर आपने इसको कर लिया, आप अपना ऑप्शन को सोच के रखो। देखो जब मैंने बताया था कि क्वेश्चन में हमेशा जब पैसिव बनाते हैं तो ऑलवेज यूज V3, हमेशा V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कि बी में हमें टॉर्न दे रखा है और डी में हमें टॉर दिया है, तो ये तो हमारी सेकंड फॉर्म है और ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो यही इसका राइट आंसर है, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो हु वाले क्वेश्चन हमने आसानी से सीख लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन बचता है तो मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जब हमारे पास किसी क्वेश्चन में, जैसे अगर हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। डबल ऑब्जेक्ट ये क्या है, सेंटेंसेस विद कॉम्प्लेक्स वर्ब्स और टू ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले देखो एक्टिव से पैसिव बनाने में, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं किसी क्वेश्चन को, तो हम एक्टिव से पैसिव उसी सेंटेंस में बना सकते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, दे टॉट अस इंग्लिश, तो उसमें अस एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो ये वर्ब कहलाएगी इसको कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ध्यान से जिसमें एक होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, दो होंगे तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और जितने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के उतने ही आंसर होंगे। कि जैसे कि दे टॉट अस इंग्लिश, तो इसके दो आंसर बनेंगे। इसको हम अस से भी बना सकते हैं, इसको हम इंग्लिश से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर आपने तो जो टेबल हमें दी है हम टॉट की मदद से क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें पता है कि टॉट दिया है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन को किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप उस टेबल की मदद से क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या। जब हमारे पास किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ में दो ऑब्जेक्ट दिए हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ इंग्लिश जो उसमें दिया है, इंग्लिश यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो अस दे रखा है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको ध्यान से समझो, दे टॉट अस इंग्लिश, कि भाई दे टॉट वो क्या, जो डायरेक्टली जिस पर काम हो रहा है वो क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या पढ़ाया। दे टॉट अस इंग्लिश, हमें उन्होंने क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो उसको रिसीव कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन भी है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग दैट इज बीइंग एक्टिंग, और जिस पर काम हो रहा है
while the indirect object is recipient of the action। मतलब कि जो उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, कौन इंग्लिश को सीख रहा है? अस। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा जो अस होगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो रहा है, शी सेंट मी अ मैसेज। तो उसने क्या भेजा? मैसेज भेजा। तो मैसेज इसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी, मुझे भेजा, तो वो कौन रिसीव कर रहा है? मी, उस मैसेज को, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? डाई ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो रिसीव कर रहे हैं उस चीज को। जैसे कि शी सेंट मी अ मैसेज, मैसेज किसको मिला? मी को, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या मिला? मैसेज, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इसमें। अब आपको सर इसको बनाए कैसे, इसको करें कैसे? चलिए इसको देखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, चलिए अब देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, दे टॉट अस इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि इंग्लिश यहाँ पर क्या, आप कहोगे सर ये एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? आप कहोगे सर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें इसमें दे रखा है, और अस इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो इससे हमें पैसिव वॉइस बनाने में कुछ ज़्यादा मदद मिली, लेकिन हमें इसमें नॉलेज मिली कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और जो वर्ब है इसको डाई ट्रांजिटिव इसको कहा जाएगा। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पे लिखा भी है कि दे हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें टॉट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जैसे इसमें ध्यान से समझो, इसको दो तरह से बनाएंगे, इसको दो तरह से बनाया जाएगा। दे टॉट अस इंग्लिश, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जैसे इसमें इंग्लिश लिखा है, जैसे से इंग्लिश है मतलब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं तो हम सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरचेंज करते हैं। मतलब इंग्लिश के प्लेस पर दे आ जाएगा और दे के प्लेस पर इंग्लिश। तो इसको हमने इंग्लिश लिखा। अब हमें पता है कि जैसे यहाँ पे वर्ब की सेकंड टेबल तो मदद हमेशा करेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप टेबल में देखो कि जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप देख के लिए वहाँ पे देखोगे कि हमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो उसमें वाज का इस्तेमाल होगा। हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, टॉट आएगा, फिर टॉट टू अस बाय देम, दे का देम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसको अगर हमें अस से बनाएंगे तो अस, देखो ध्यान से समझो, वी हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, दे हमारा सब्जेक्टिव केस है, और देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो उसको देखना पड़ेगा आपको कि सब्जेक्ट के प्लेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल मतलब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस जो हमारा प्रोनाउन होती है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे जब इसको इंटरचेंज करते हुए। अब जैसे क्वेश्चन था हमारा, मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। अब आप देखो जैसे इसमें दिया है दे टॉट अस इंग्लिश, तो इंग्लिश से तो हमने बना लिया, इसको बना रहे हैं अस से। तो इसको सबसे पहले सबसे आगे ले आएंगे तो अस तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जब इसको सबसे पहले लाएंगे तो उसको वी लिखना पड़ेगा, वी। और वी हमारा प्लूरल होता है तो वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें कैसे पता चला? सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। अब वो भी देखना पड़ेगा कि वाज करें कि वर करें। जब हमें इंग्लिश था सिंगुलर तो वाज इस्तेमाल किया, वी प्लूरल है तो वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जो जो टॉट होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। टॉट क्या पढ़ा है? इंग्लिश बाय देम। ये आपको देखना पड़ेगा कि टू अस किस में इस्तेमाल करते हैं। तो टू अस हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है। चलो, लेकिन आप कहोगे सर इसमें थोड़ा सा टिपिकल हमें लगा जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब आपके पास ऑप्शन होंगे क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हो जब हमारे पास टेबल है, क्योंकि हमें सिर्फ वाजवर देखना है, उससे क्वेश्चन हमें आसानी से हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, शी सेंट मी अ मैसेज। तो देखो जब हमारे पास चार ऑप्शन हो, इसमें सेंट दिया है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो मैं वाज वर्ब का इस्तेमाल कर, देखो इसमें भी वाज है, इसमें भी वाज हमें दे रखा है।
तो मतलब जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। ए मैसेज से जब इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो टू मी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये मी दे रखा है इनडायरेक्ट के लिए, और ये सिंपल जैसे मैंने बताया इसी तरह से बनाया जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर आपको बनाने के लिए जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि जैसे कि दे टॉट अस इंग्लिश, ये वाला क्वेश्चन एक, और शी सेंट मी अ मैसेज, ये दो के आंसर 2 तरह से यहाँ पे बना रखे हैं मैंने ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और एग्जाम्पल के लिए, द कंपनी ऑफर्ड द एम्प्लॉयज अ बोनस, शी शोड अस द न्यू डिजाइन। देखो ऑफर तो वर्ब दे रखा है, अब आप देखो यहाँ पे द एम्प्लॉयज और अब बोनस में कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। जैसे कि द कंपनी ऑफर्ड, तो उनको क्या मिला, बोनस मिला, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। और जो किसको मिला, एम्प्लॉयज को, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसी तरह से दे शोड अस द न्यू डिजाइन, क्या दिखाया डिजाइन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिखाया, अस, हमें दिखाया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको आपको, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं तो 2 तरह से बनेगा, तो आप मुझे ऊपर जो 2 क्वेश्चन दिए हैं इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आंसर इसका होगा। चलो तो इसको हम और अच्छे से सीखते हैं कि इसमें देखेंगे कि जो बाय प्रेपोजिशन होती है, जैसे मैंने आपको अक्सर बताया भी है कि हमेशा पैसिव बनाने में बाय प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जब एजेंट हमारा अननोन होता है, राइट, तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रहा है, इसी सब चीजों को एक बार साइड में रखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। समवन स्टोल माई वॉलेट, तो जो टेबल है अब तक, आई होप आपको अब तक तो याद हो गई होगी, नहीं होगी तो एक बार अच्छे से कर लो उसको याद तभी। जैसे इसमें यहाँ पे स्टोल दे रखा है, ये हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। 4 ऑप्शन होते तो क्वेश्चन अब तक हो भी जाता। समवन स्टोल माई वॉलेट, देखो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, स्टोल दे रखा है, तो हमें पता है कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है तो हमें तो बनाना है ये, तो हमें देखो ये सब्जेक्ट दे रखा है समवन, और ये दिया हमें माई वॉलेट, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसको आपस में बदल देते हैं। 4 ही तरीके होते हैं ना, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं, इंटरचेंज उसको कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा माई वॉलेट से बना। माई वॉलेट के बाद हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, तो हमें पता है वॉज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म आएगी स्टोलन, अब उसके बाद हमें बाय लगाना होता, फिर समवन। ठीक है, ये समवन, ऐसे क्वेश्चन हमारा बनता कि बाय का इस्तेमाल हम हमेशा कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम ऑब्वियस है कि कभी कभी आपको क्या होगा, बाय जैसे समवन है, जैसे जो हमारा जो काम को करने वाला होता है वो हमारा अननोन होता है। ठीक है, जैसे समवन हो गया, हमें पता नहीं उसके बारे में, तो बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम रहने देते हैं। हम यहाँ तक लिखेंगे माई वॉलेट वाई, मतलब माई वॉलेट वाज स्टोलन, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया है। किसने चुराया हमें पता नहीं है, तो मतलब जब एजेंट जो सब्जेक्ट हमारा होता है जो अननोन होता है, जब हमारा अननोन होता है, 3 केसेस होते हैं। जब अननोन होता है तब हम बाय को नहीं लगाते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हमेशा देखना है, जैसे मैंने बताया था ना कि हमेशा बाय का इस्तेमाल होगा ही है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि जब एजेंट जो सब्जेक्ट होता है हमारा अननोन होता है तो बाय नहीं होता है, तो उस केस में जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है माई वॉलेट वाज स्टोलन, अब आप कहोगे सर इसमें तो बाय है नहीं इसलिए पैसिव है नहीं, लेकिन ध्यान दो वाज के साथ, इज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती। थर्ड फॉर्म हमेशा इज आर्म के साथ में सिर्फ पैसिव वॉइस में ही आएगी, तो उससे भी आप इसको पहचानोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब सेकंड हमें क्या दिया है, कौन सा दूसरा ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमें देखना है एजेंट इज अनइम्पोर्टेंट और अप्लाइड। जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, तो हमें पता है कि पुलिस ही क्रिमिनल को पकड़ती है, उसका काम ही यही है। तो राइट, तो द क्रिमिनल जो जैसे कि इसमें अरेस्टेड दिया है तो ये हमें कौन सी फॉर्म दी है, ये हमें सेकंड फॉर्म दी है। तो हमें पता है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्रिमिनल दिया है तो भाई क्रिमिनल को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसमें वाज वर्ब में से क्या आएगा, सिंगुलर है तो इसमें वाज का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अरेस्टेड आ गया। बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। पहला केस ये जब हमें अननोन हो, जब हमें पता ना हो किसने कोई काम किया है, तब हम बाय को बाय और हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती,
मतलब ऑब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसी तरह से जब अनइम्पोर्टेंट होता है, जब हमें ऑब्वियस होता है कि ठीक है पुलिस ने ही पकड़ा होगा, द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड, लेकिन कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि क्रिमिनल को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो क्रिमिनल वाज अरेस्टेड। ऑब्वियसली जैसे इसमें लिखा है, इट इज ऑब्वियस दैट द पुलिस परफॉर्म द एक्शन, पुलिस ने वो काम किया है। लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में जैसे लिखा है द क्रिमिनल was arrested और आपसे पूछा कि ये बताओ एक्टिव है या पैसिव है, आप कभी ये लगा लो कि इसमें बाय तो दे नहीं रखा है इसलिए एक्टिव ही होगा, नहीं। आप देखो जो वाजवर या फिर इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म दिया, रेस्टेड दे रखा है, थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल हो जाएगी, हमेशा पैसिव वॉइस में ही किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसी भी नहीं, हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है, इज आर एम के साथ या फिर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तभी आएगी जब पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो एक केस तो हुआ जब जो सब्जेक्ट होता है, जो एजेंट होता है हमारा वो अननोन होता है, या फिर दूसरा जब नॉट इम्पोर्टेंट मतलब ऑब्वियस होता है। ठीक है, तीसरा द एजेंट इज ऑब्वियस इम्प्लाइड, वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। चलो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ भी करूंगा ताकि और अच्छे से समझ में आपको आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर, अब हमें इसमें क्या दिया है, एजेंट इज अनइम्पोर्टेंट, उसमें तो ऑब्वियस था। ओके, इसमें यही हमें दे रखा है। ओके ठीक है, अनइम्पोर्टेंट वही चीज दे रखी है, अनइम्पोर्टेंट या फिर ऑब्वियस हो तो उस केस में हम उसको नहीं बदलते हैं। सेम इसमें यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे, राइट, अब हम सीखेंगे तीन मतलब केसेस देखेंगे। इसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस, इसको ध्यान से समझना भाई। इम्परेटिव जैसे कि हमने हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, इंटरोगेटिव होता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस बहुत छोटे सेंटेंस होते हैं, उसमें तो कमांड देता है, कोई किसी को रिक्वेस्ट करता है, प्लीज दिया होता है, एडवाइस होती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे ओपन द डोर, एक्टिव और पैसिव। इसमें कहीं भी जैसे कि इसमें ओपन द डोर लिखा है, क्या दिया है, ओपन द डोर, ओपन दी डोर, राइट अ लेटर, हेल्प मी, फिनिश द वर्क, क्लीन द रूम। इसमें हमेशा जो आप बनाओगे लेट से बनाओगे, जैसे ओपन द डोर है, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। एक तो हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बाय यू उसमें छुपा होता है, ठीक है, तो बाय वू नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो लेट द डोर बी ओपन, जैसे इसमें ना ओपन द डोर, तो कैसे लिखोगे, लेट दी, लेट से शुरू करोगे, लेट दी डोर, ये इसको लिखोगे ना, ये लेट दी डोर बी का आपको इस्तेमाल करना है, ओपन। इट इज यूजुअली स्टार्ट विद द वर्ब and often has an implied subject you which is understood but not explicit stated। मतलब वो उसमें छुपा होता है कि वो किसको बोल रहा है, ओपन द गेट मतलब वो आपको ही बोल रहा है, यू ओपन द डोर, ठीक है, आप गेट को खोल दो, तो फिर वो बाय यू उसमें छुपा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ठीक है, जो दो केसेस की हम बात कर रहे थे उसमें तो ये तीसरा आप इसको यहाँ पे मान सकते हो। राइट अ लेटर, राइट अ लेटर छोटा सा सेंटेंस है, तो अ लेटर, लेकिन इससे पहले क्या लगाओगे, लेट, लेट अ लेटर बी रिटन बाय यू, इसमें क्या है हमारा छुपा हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट अ लेटर बी रिटन, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ओपन द डोर से हेल्प मी लिखा है, सो लेट मी बी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म बुलाऊं, जैसे ओपनड हो गया, हेल्प्ड हो गया। फिनिश द वर्क, तो कैसे बनेगा, लेट द वर्क, लेट द वर्क बी बनाओगे फिनिश्ड, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, बाय यू नहीं लिखना है। क्लीन द रूम, तो लेट से बनाओगे, लेट द रूम बी क्लीन्ड। अब जैसे क्वेश्चन दे दूं आपको मैं, शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, तो क्वेश्चन को जो ऐसे बनाओगे, लेट से बनाना है क्वेश्चन को, तो ये बनेगा लेट द डोर, फिर बी लिखोगे, और ये शट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आप ध्यान दो, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शटेड नहीं होती, तो शट ही आएगा। तो लेट द डोर बी शट, ना कि शटेड, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा।
जैसे कट होता है, शट होता है, इनकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है, शट कट कट कट, शट शट शट, इस तरह से ध्यान रखना है। फिनिश की तो फिनिश्ड होती है। तो ये समझ में आया सबको। इम्परेटिव सेंटेंसेस बहुत तरह के होते हैं। एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस गिव्स कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। आई होप समझ में आया होगा। ओपन की लेट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेट द डोर, और थर्ड फॉर्म तो आपको इस्तेमाल करनी है और बी भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे लेट द डोर, ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें जो वर्ब है तीनों फॉर्म एक ही थी। अब इसका दूसरे पार्ट देख लेते हैं। इम्परेटिव का ही अलग अलग रूप देखते हैं। जैसे इसमें ध्यान से समझो, इम्परेटिव्स विद डू नॉट। जब नेगेटिव हमें इम्परेटिव दे रखो, जब हमें नेगेटिव दे रखो भाई, अभी तो हमने ये सीखा था ना, ओपन द डोर, राइट अ लेटर, हेल्प मी, फिनिश द वर्क, ये हमारा पहला पार्ट था। तीन में से ये हमारा पहला था जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेट द डोर बी ओपन, लेट अ लेटर बी रिटन, लेट मी बी हेल्प्ड, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, लेट द रूम बी क्लीन्ड, और एक कौन सा बताया था, शट द डोर, शट द डोर। तो उसका क्या बनेगा, लेट द डोर बी शट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो सेकंड केस है हमारा, डू नॉट दे रखा, मतलब ये हमें नेगेटिव इम्परेटिव दे रखे हैं, तो उसकी जैसे दिया है डू नॉट क्लोज द विंडो। अब क्लोज द विंडो का तो कैसे बनता, अगर मैं कहूँ क्लोज द विंडो का कैसे बनता, ये बनता हमारा लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ऐसे बनता अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता हमें। लेकिन इसमें दिया है डू नॉट क्लोज द विंडो, तो बनेगा लेट द विंडो, बिल्कुल सेम था। नॉट बी, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना है, सिर्फ नॉट। जैसे वही था ना क्वेश्चन, जैसे कि डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, तो सिर्फ हमें आंसर में यहाँ पे लिखता है लेट द डोर नॉट बी ओपन, सिर्फ नोट आपको बी से पहले लगाना है। जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब हिम, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, लेट से तो बनेगा ही लेट हिम। अगर इसमें डू नॉट ना होता इस तरह से, तो फिर इसमें बी आता, लेकिन इसमें डू नॉट दे रखा है, तो लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना ही करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब सिर्फ दोनों में क्या फर्क था, बी से पहले नोट लगा दोगे जब नेगेटिव होगा, वरना तो सेम होगा, लेट का इस्तेमाल करना है। फिर इसमें हमें जैसे ओपन द डोर है तो द डोर आ जाएगा, लेटर है तो लेटर आ जाएगा, फिर बी और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना है। तीसरा केस समझते हैं। जैसे इसमें प्लीज दिया होगा, जैसे कि imperatives with please. तो when please is used in an imperative to make a polite request, the word please is carried over the passive form. जैसे इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया है, please bring me a glass of water, please bring me a glass of water, तो ये भी हमारा imperative sentence हमें इसमें दे रखा है। इसको कैसे बनाएंगे, let से ही बनेगा, let a glass of water, पूरा का पूरा बन जाएगा ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी इस्तेमाल करेंगे, ब्रॉट टू मी प्लीज, लिखना ही लिखना है, ब्रॉट टू मी। एक और समझिए, प्लीज फिनिश द रिपोर्ट। सो लेट से प्लीज तो इस्तेमाल करना ही है, ऐसे लेट से शुरू करेंगे, लेट द रिपोर्ट बी फिनिश्ड, बिल्कुल सेम था। और इसमें प्लीज बस आखिरी में इसको लिख दोगे। जैसे कि प्लीज, अगर मैं कहूँ, एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज ओपन दी डोर, तो अगर इसमें प्लीज ना हो तो क्वेश्चन कैसे बन रहा था, लेट द डोर बी ओपन, ऐसे लिख रहा था। प्लीज लिखा है तो बस लास्ट में प्लीज लिख दोगे कि लेट द डोर बी ओपन प्लीज, ये आपको इस तरह से लिखना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ एक्सेप्शन समझते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी कि भाई जो बाय है वो कब हम लगाते नहीं हैं। तो मैंने बताया जब कोई चीज ऑब्वियस होती है, ठीक है, या फिर कोई अननोन होती है, तब हम बाय को नहीं लगाते हैं। या फिर उसके बाद हमने इंपरेटिव सेंटेंस सीखा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे समझो एक्सेप्शंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो कैसे, यूज प्रेपोजिशन एट इंस्टेड ऑफ बाय, कैसे कि हर बार
हर सेंटेंसेस में बाय नहीं हमें लगाना है आंख बंद करके। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लगती है, जिसको फ्रेजल वर्ब हम बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम समझें कि बाय के अलावा एट का यूज भी होता है, विद का यूज भी होता है, टू का यूज भी होता है। तो बस हमें वो वर्ब याद करनी है। उन वर्ब के आते ही, जैसे मैं कहूँ, जैसे हमारा एक नोन थर्ड फॉर्म है, वैसे तो ये हमारी V3 है, किसकी है? न्यू की, जानने की। ये हमारी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बाद में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, बाय का यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको समझना है कि वर्ब याद करनी है, वर्ब के आते ही बाय यूज नहीं करोगे। स्पेसिफिक कुछ हमारी वर्ब होंगी तब, जैसे इसको समझो। यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले तो रफ करूंगा इसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको। जैसे इसमें क्या कहा गया है, यूज प्रेपोजिशन एट इंस्टेड ऑफ बाय, कि भाई बाय की जगह एट का इस्तेमाल करना है। कब? जब क्वेश्चन में आपको सरप्राइज, एनॉयड, शॉक्ड, अलार्म, डिसअपॉइंट, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, लाफ्ड दे रखा हो। ये तो आपने देखा भी है ये क्वेश्चन में। इसके बाद में एट का इस्तेमाल करना ही है। तो इन वर्ब के आते ही, मेन वर्ब के आते ही आप किसका इस्तेमाल करोगे? एट का आपको इस्तेमाल करना। भाई ये तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल हमारा, मतलब लेवल 2 के बाद के क्वेश्चन हमारे हैं, लेवल 3 के क्वेश्चन है, ठीक है। आप जैसे कि यूज प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल कब करोगे? जब हमारा मैरिड, नोन और ऑब्लाइज आएगा। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, नोन के आते ही, ठीक है। जैसे यूज प्रेपोजिशन विद, बाय की जगह विद का भी इस्तेमाल करोगे जब क्वेश्चन में हमें, मतलब हम विद भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और चलो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि यूज प्रेपोजिशन विद इंस्टेड ऑफ बाय कब? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, पता है तो बताओ, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग है। नंबर 4, यूज प्रेपोजिशन इन इंस्टेड ऑफ बाय फॉर द सेंटेंसेस विद इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, ऑब्जर्व और कंटेन्ड। उसके साथ में इन का इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बात समझ में है आपको? उससे पहले वो तो आप याद कर लो, उससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अगले पार्ट में। जब इसका टेस्ट होगा तब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जिसमें भाई विद का इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन हमारे बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम समझे इंटरोगेटिव क्वेश्चन दिए, डिड दे रखा है। अगर आपको टेबल याद हो गई होगी तो आप अच्छे से बता पाओगे। जैसे इसमें डिड दे रखा है, तो मैं इसको जैसे कहूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, तो हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर टेबल नहीं है, टेबल को एक बार देख लो, अच्छे से समझ पाओगे। भाई डिड के साथ में, वी सेकंड के साथ में वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो वाज वर्ब हमें केवल बी में दे रखा है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको टिक करके आगे बढ़ना है, हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें 2-3 में हमें वाज वर्ब दिया होता तब हम आगे कुछ देखते कि भाई ठीक है थर्ड फॉर्म दी है, नहीं दी है, वो सब चीज देते। लेकिन इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंसर हमारा बी हमें दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसको देखते हैं, वो मैंने क्वेश्चन इसलिए दे दिया ताकि आप चीजों को समझ पाओ। यहाँ पर देखो, जैसे में शट द डोर है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा इम्परेटिव दे रखा है, ये हमें दिया है इम्परेटिव सेंटेंस हमें दे रखा है, ठीक है। जैसे शट द डोर दे रखा है, तो हमें पता है लेट से बनाएंगे, और मैंने बताया था कि शट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो शट ही होती है, शटड नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। सो लेट द डोर बी शट, लेट द, इसमें देखो द नहीं दिया तो उसको बी को कट कर दूंगा, फिर इसमें भी द नहीं दे रखा है, इसको भी कट। तो आंसर इसका सी, इसका राइट आंसर है, लेट द डोर बी शट। कैसे? क्योंकि इसमें आप ए भी टिक कर सकते थे, क्योंकि आपको लगता है कि शट की शटेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, लेकिन नहीं, शट और कट की वही होती है। अब ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था सीडीएस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था शट द डोर, तो आपको पता है कि लेट द डोर बी शट, बी इसका राइट आंसर है, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अगर इसमें होता कि डू नॉट शट द डोर, तो कैसे बनता? लेट द डोर नॉट बी शट, इस तरह से इसको करना होता।
ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने मिक्स में मतलब ले लिया इसको, ये लेवल 1 का ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, तो फर्स्ट फॉर्म दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, इसका करेंगे इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। तो इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इज और ये आंसर हमारे हो सकते हैं। तो बी और डी में इसमें से कट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा और एलिमिनेट करते हैं कि भाई जब हम बीइंग तो हम तब इस्तेमाल करते हैं ना जब हमें इज आर एम दे रखा हो क्वेश्चन में, एक्टिव में। इसका मतलब इसका आंसर हमारा सी, इसका हमारा राइट आंसर है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। जब भी क्वेश्चन में कभी भी टू दिया हो, जब भी क्वेश्चन में कभी भी आपको टू दे रखा हो, टू दिया हो कभी भी, इज टू, आर टू, जैसे इसके बाद टू दे रखा हो, आर टू, हैज टू, तो बस टू के बाद में बी का इस्तेमाल आपको करना है। थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी आएगी, वाटर्ड वाटर्ड सब में इस्तेमाल कर रखा है। टू के साथ में बी लगाना है, जैसे टू बी देखोगे कहाँ पे है, किसी में भी टू बी नहीं है, ए ही इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, जब भी कभी आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में या फिर कहीं भी आपको टू मिलता है तो टू के बाद में बी इस्तेमाल करना ही करना है। इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, तो बी का इस्तेमाल करना ही करना है आपको। ये कुछ स्पेशल केसेस है, लेवल 3 है तो इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके चलो, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, अगर मैं समझूं, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब ये क्वेश्चंस बचे, ये आपके होमवर्क हैं, अच्छे से इसको करो, बिल्कुल इसको कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, ये हमें सीडीएस के पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चंस।